आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की है। विमल रॉय एक जानी मानी कंपनी में लेखक थे। उनके लेख कई सारे अखबार और मैगजीन में छपा करते थे। वो ज़्यादातर लेख सच्ची घटनाओं पर लिखते थे। उनके लेख हॉरर और क्राइम थ्रिल पर आधारित रहते हैं। उनका इन विषयों को सबके सामने रखने का तरीका इतना शानदार था कि कोई भी सामान्य से सामान्य किस्सा बहुत ही बड़ा और धारदार लगता। एक बार उनको कंपनी के एडिटर के पद पर नियुक्त किया गया। उनका उस पद पर पहला काम था पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बैगा भूत के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस कारण उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर अच्छे से तहकीकात करके एक लेख लिखना था। वो तुरंत ही इस काम के लिए राज़ी हो गए। वैसे भी ये उनका पसंदीदा काम था और 2-3 दिन बाद बाहर घूमना भी हो जाएगा, ये मानकर उन्होंने हामी भर दी। वो एक दिन बाद पश्चिम बंगाल पहुँचे। पहले 2 दिन तो वो मन भर कर घूमे। फिर उसके बाद वो सुंदरवन की तरफ जाने को निकल पड़े। सुंदरवन में घूमने के लिए उन्होंने एक जीप रेंट पर ले ली, जिसकी परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पहले ही ले ली गई थी। वो सुंदरवन की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले वो एक छोटा सा गांव आया, जहां वो थोड़े समय के लिए रुके और आराम किया, जहां उनकी मुलाकात सुबोध से हुई, जो कि गांव वालों से थोड़ा ज़्यादा समझदार दिखाई पड़ रहा था। इसलिए विमल रॉय ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उससे सुंदरवन में जाने की बात की। विमल रॉय को एक गाइड की ज़रूरत थी जो कि सुंदरवन का जानकार हो और उसे अच्छे से पूरा वन घुमा सके। उस काम के लिए वो जो कोई भी तैयार हो उसे 5,000 रुपये देने को तैयार था। ये सुनकर सुबोध की आंखें फट गई, क्योंकि वो सुंदरवन गांव के पास का था, जहां कोई सुविधा नहीं थी। वहां के लोगों के लिए 5,000 बहुत बड़ी बात थी। सुबोध ने विमल के साथ जाने के लिए हामी भर दी और दोनों थोड़ा आराम करने के बाद सुंदरवन की ओर निकल पड़े। सुबोध जीप चला रहा था और उसके बगल में बैठा हुआ विमल उससे बातें करते हुए सुंदरवन की जानकारियां जुटा रहा था। ऐसे करते करते वो बहुत घूमे, अनेकों जानवर देखे और साथ ही साथ सुबोध ने बंगाल टाइगर की भी बहुत जानकारी दी। ऐसे करते करते दोनों अब वन के बाहर आने वाले थे, लेकिन इस बात में अब रात हो चुकी थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। अब भी बहुत रास्ता काटना बाकी था, इसलिए सुबोध ने विमल से विनती की और आगे जाने से मना करने लगा। उसके मुताबिक आगे जाने से बाघ के हमले का खतरा बढ़ जाएगा। वो जिस एरिया में थे वहाँ बाघ कभी आते जाते रहते थे, इसलिए वो रात वहीं गुजारना अच्छा निर्णय था। विमल भी उसकी बात आसानी से मान गए, क्योंकि उनको भी वहाँ रात बितानी ही थी। उनको वो एरिया काफ़ी पसंद आ गया था। उन्होंने अपनी जीप को एक जगह छुपा कर रख दिया। जीप को बांधकर दोनों बातें करने लगे। विमल अपने साथ एक बोतल भी साथ लाया था। वो देखकर तो सुबोध के मज़े ही आ गए। दोनों पैग मारते हुए बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में विमल ने बैगा भूत की बात की। उसका नाम सुन सुबोध की आंखों में डर छा गया। उसका सारा नशा उतर गया। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। फिर सुबोध ने कहा, साहब कृपा करके आप उसका नाम इस वन में मत लेना, कृपा करके अब कुछ मत बोलना साहब। ये सुनकर विमल रॉय हंसने लगा और बोलने लगा, अरे बोलना उसके बारे में, मैं खास उसी के लिए तो आया हूँ। तुम इतना भी क्यों डर रहे हो? वो बैगा भूत को इतना बड़ा तुर्रम खां है क्या? सुबोध अभी भी उसको मना कर रहा था। तभी बाघ की एक गर्जना सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों की हालत पतली हो गई।
सामने देखा तो एक बाघ उनकी ही तरफ आ रहा था। दोनों अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन वो बाघ जीप के नज़दीक आया और दरवाजे का शीशा तोड़कर थोड़ी ही देर में सुबोध को फाड़ डाला। ये देखकर विमल के अंग अंग ठंडे पड़ गए। आज तो मरना पक्का है, यही उसके दिमाग में था। जैसे ही उसने सुबोध का सिर धड़ से अलग देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। जैसे ही वो बाघ उनकी तरफ आया, उन्होंने अपनी आंखें अपने हाथों से बंद कर ली। थोड़ी देर तक आंखें बंद रखने के बाद जब उनको कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंख खोली तो उनके सामने सुबोध पीठ फिराकर खड़ा था। ये देखकर तो वो हैरान रह गए। तभी विमल ने कहा, सुबोध। तभी पूरा सफेद पड़ चुका सुबोध पीछे मुड़ा और एक हल्की सी मुस्कान दिया और बोला, यह सब मेरा ही खेल था, आपको मेरे बारे में जानना था ना, इसलिए। तभी विमल बोला, कौन हो तुम? तभी सुबोध ने कहा, बैगा भूत। पश्चिम बंगाल के बंगाली भाषा में बैगा का मतलब होता है बाघ, जो वहाँ के फेमस सुंदरवन की शान है। बैगा भूत उनको बोला जाता है जो सुंदरवन में भटक चुके होते हैं और बाघ ने उनको मार डाला होता है। उनकी आत्मा सुंदरवन के आसपास के लोकल भाषा में बैगा भूत के नाम से जानी जाती है। ये भूत जंगल में आए ऐसे लोगों को डराते हैं या हमला करते हैं जो जंगल में कोई शिकार करने आया हो या कोई कीमती लकड़ियां काटने। इसलिए बैगा भूत को सुंदरवन के रक्षक कहा जाता है। ये भूत भ्रमित करने में माहिर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बारिश बहुत ही तेजी से लगातार बरसे जा रही थी। मैं और मेरा दोस्त सुमित, हम दोनों मेरे घर पर थे और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। दरअसल सुमित का घर यहीं पास ही में है और सुमित मेरे घर आता जाता रहता है। अभी हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमित ने मुझसे कहा, भाई यार चल कहीं घूम कर आते हैं, तेरी कार से इस मौसम में घूमने का मजा आएगा। सुमित की बात में दम तो था। इस तरह से बारिश में ड्राइविंग का मजा ही अलग होता है और एक तरह से ये एक एडवेंचर भी हो जाएगा, तो काफी मजा आएगा। ये सोचकर मैंने सुमित को हाँ बोल दिया। फिर क्या था, हम ज्यादा कुछ सोचे समझे बगैर कार लेकर निकल पड़े। बारिश की रफ्तार तब बहुत ही ज्यादा थी। हवाएं लगातार एक ही सुर में बहे जा रही थी। इसी बीच मैंने जब एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। रात तो काफी हो चुकी थी, रास्ता भी पूरी तरह से खाली था। अब ये रात का असर था या बारिश के कारण था, ये नहीं पता, मगर रास्ते पर हमारी कार के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था, मगर कार चलाने में मुझे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश के कारण सामने का कुछ भी साफ तौर पर दिख नहीं रहा था। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी बगल वाली सीट पर बैठे सुमित ने मुझसे कहा, तू गाड़ी चला तो रहा है, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? इस पर मैंने कहा, पता नहीं क्यों, तू क्या बोल रहा है, कहाँ चलना चाहिए? इस पर सुमित बोला, पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर चले क्या? तो सुमित की बात पर मैंने कहा, वो सुनसान रास्ता, चल वहीं चलते हैं, मजा आएगा। जिसके बाद मैंने कार को उस रास्ते की ओर मोड़ लिया। पहाड़ी के पीछे वाला रास्ता, उस रास्ते के बारे में लोगों का कहना है कि रात में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लोग यहां तक कहते हैं कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है।
हालांकि किसी ने भी उन आत्माओं को अपनी आंखों से नहीं देखा है, बस लोगों का ये मानना है। पर मैं और सुमित, हम दोनों दोस्त इन बातों पर रद्दी भर भी यकीन नहीं करते थे। हमारा तो ये मानना है कि ये सारी चीजें अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए हम बेफिक्र होकर आगे बढ़े जा रहे थे। कार पूरी रफ्तार से चल रही थी। कुछ देर के बाद जब हमारी कार उस रास्ते पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर एक पल के लिए मुझ जैसे हिम्मत वाले का भी शरीर कांप सा गया। अंधेरे में डूबा हुआ रास्ता और आसपास का जंगल बारिश में काफी खौफनाक लग रहे थे। फिजा में रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, बस बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी ही आसपास का ही सब कुछ दिखा पा रही थी, वरना गाड़ी की हेडलाइट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे सुमित ने कहा, भाई ये रास्ता आज कुछ ज्यादा डरावना नहीं लग रहा है। मतलब मैं इस रास्ते पर कभी कदार आता हूं, पर इतना डरावना नहीं लगता। आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना? सुमित की बात में दम तो था। रास्ता थोड़ा ज्यादा ही डरावना लग रहा था, मगर फिर हमने ये कहकर बात को टाल दिया कि शायद बारिश के कारण ऐसा होगा, और हम तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। बारिश अभी भी बहुत ही तेजी से बरस रही थी। साथ ही साथ पिछले 2-4 मिनटों से हवाओं की रफ्तार भी काफी ज्यादा हो रही थी, जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। रास्ते के किनारे खड़े पेड़ हवाओं के कारण रास्ते की तरफ झुक जा रहे थे। लग रहा था कि अभी रास्ते पर गिर पड़ेंगे। इतने में ही सुमित बोला, सुन, गाड़ी को जरा साइड में लगा दे। इतनी हवाओं के बीच आगे जाना सही नहीं रहेगा। मुझे भी सुमित की बात ठीक लगी। पता नहीं कब कौन सा पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर जाए। इससे अच्छा यही होगा कि गाड़ी को एक साइड पर कर देना। लिहाजा मैंने सुमित की बात मानकर गाड़ी को रास्ते के किनारे एक साइड में लगा दिया और गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके हम लोग अंदर ही बैठ गए और भगवान से ये मनाने लगे कि कहीं कोई पेड़ गाड़ी के ऊपर न गिर जाए। कुछ देर के बाद बारिश तो नहीं रुकी, मगर हवाओं की रफ्तार काफी कम हो गई, जिस पर मैंने सुमित से कहा, अब चलना चाहिए, हवा नहीं चल रही अब। सुमित ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद मैं चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर ये क्या, मेरी कार चालू हो ही नहीं रही थी। मैंने 5-10 बार और कोशिश की, मगर तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही, जिस पर सुमित ने कहा, क्या हो गया भाई? गाड़ी को तूने तो परसों ही सर्विसिंग करवाई थी, फिर आज बंद क्यों हो गई गाड़ी? सुमित की बात तो सच थी। गाड़ी की सर्विसिंग तो मैंने परसों ही करवाई थी। फिर अब ये गाड़ी का कौन सा नया नाटक है, मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो मैंने सुमित से कहा, तू जाएगा जरा आसपास से कोई मदद लेकर आएगा? तो इस पर सुमित बोला, अबे पागल, फोन है ना तेरे पास, फोन कर ले किसी को। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर फोन के नेटवर्क पर गई तो मैंने देखा कि फोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने ये बात सुमित को बताई तो सुमित भी काफी परेशान हो गया, और चूंकि सुमित अपना फोन मेरे घर पर ही छोड़ आया था तो हम डबल फंस चुके थे। जिस पर मैंने सुमित से कहा, भाई अब तो मदद लाने जाना ही पड़ेगा, या तू जा या फिर मैं चला जाता हूँ। इस पर सुमित बोला, मैं ही जाता हूँ, तू गाड़ी में बैठ, छाता वाता है कुछ? चूंकि गाड़ी के अंदर मैं हमेशा एक छाता
रखता था तो मैंने वो छाता सुमित को दे दिया, जिसके बाद सुमित छाता लेकर निकल पड़ा किसी मदद की तलाश में। अब मैं उस जगह पर बिल्कुल अकेला हो चुका था। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर उस रात माहौल ही कुछ ऐसा था कि कोई भी डर जाए। गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। अभी मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे सुमित के वापस लौटने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी गाड़ी के पीछे की तरफ से मुझे कुछ आवाज आने लगी, जैसे कोई गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर पीछे पलटते ही वो दस्तक की आवाज बंद हो गई और ना ही पीछे कोई नजर आ रहा था। इस घटना ने मेरे डर को थोड़ा और बढ़ा दिया। भला इतनी रात गए इस रास्ते पर कौन होगा? पर फिर मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैं खुद को हिम्मत देते हुए अपनी जगह पर बैठा रहा। अभी मैं उस घटना से पूरी तरह से उबरा भी नहीं था कि तभी फिर एक बार मुझे मेरे कानों में दस्तक की आवाज आने लगी। कोई शीशे पर दस्तक तो दे रहा था, मगर पीछे नहीं, बल्कि मेरी सीट के बगल वाली सीट के शीशे पर। मैं तुरंत उस ओर पलटा तो सच में मेरी बगल वाली सीट की खिड़की पर एक आदमी खड़ा था और वो खिड़की के शीशे पर दस्तक देकर खिड़की नीचे गिराने के लिए बोल रहा था। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा चौंक सा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, खिड़की खोलूं या नहीं। मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद इस आदमी को कोई मदद चाहिए होगी। लिहाजा पहले मैंने खिड़की को उतना ही नीचे गिराया जितने से मैं उसकी आवाज साफ तौर पर सुन सकूं। तो मेरे शीशा गिराते ही उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मुझे कुछ देर के लिए गाड़ी के अंदर बैठने देंगे? दरअसल बारिश काफी तेज है। उसकी बात सुनकर मैंने गाड़ी का दरवाजा अनलॉक किया। दरवाजे से होकर वो आदमी मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उस आदमी का चेहरा आम इंसानों से कुछ अलग सा था, पर मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? तो इस पर मैंने जवाब दिया, जी वो क्या है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। मेरा एक दोस्त मदद लाने गया है, पर आप इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, जी मैं तो यहीं पर रहता हूँ, इसी रास्ते पर। कभी किसी की गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो कभी किसी के पीछे पीछे उसके घर चला जाता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि भला ये कौन है जो सबके पीछे पीछे घर चला जाता है। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, आपको कोई कुछ बोलता नहीं? आप पीछे पीछे घर चले जाते हैं तो? इस पर वो आदमी बोला, मैं बहुत कम लोगों को दिखता हूँ जैसे आपको दिखा। उस आदमी की बेतुकी बातों को सुनकर अभी मैं परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नजर नीचे उस आदमी के पैरों की तरफ गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस आदमी के दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। अचानक से मेरा डर 7वें आसमान पर चढ़ गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुमित मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। वो उल्टे पैरों वाला आदमी गायब था। उस रात तो मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वो था क्या ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे
ऐसी ही एक कहानी के साथ